Hello everyone, my name is Richa Sharma and I'm working as an English faculty here at RMS Takuru. वेल हमने जो सीरीज़ शुरू करी थी इंग्लिश में उसमें हम नाउन देख चुके हैं, प्रोनाउन देख चुके हैं, जिसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में भी नाउन और प्रोनाउन को समझने की कोशिश करी थी। उसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगी और प्रोनाउन के कुछ एक क्वेश्चन टाइप्स मेरे को आपसे डिस्कस करने को रह गए हैं और इस क्लास में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पहले वाली चीज़ समझा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। नाउन मैंने आपको बताया था ऐसे वर्ड्स एनीथिंग विच यू कैन टच एंड विच यू कैन फील इज अ नाउन, वेयर एज प्रोनाउन ऐसे शब्द ऐसे वर्ड्स जिनको आप नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग रिया इज़ अ गुड गर्ल, रिया की जगह मैं उस वर्ड को रिप्लेस कर सकती हूँ शी इज़ अ गुड गर्ल। तो ऐसे शब्दों को प्रोनाउन बोला जाता है। मैंने आपसे नाउन के टाइप डिस्कस करे थे दैट वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। मैंने आपसे प्रोनाउन के टाइप्स भी डिस्कस किए थे। प्रोनाउन के टाइप्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने आपसे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव प्रोनाउन डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने एक्यूजिटिव या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस देखे थे। आफ्टरवर्ड्स मैंने आपसे पोजेसिव प्रोनाउन डिस्कस करे थे और उसमें मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि आप पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। उसी में मैंने आपसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की भी बात करी थी। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को कैसे डिस्टिंग्विश करना है वो भी मैंने उस वीडियो में बात करी थी, और कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो भी मैंने आपको पहचानने का ट्रिक बताया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ ऐसे ही प्रोनाउन है जहाँ पे सेम वर्ड का यूज़ किया जाता है, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि कहाँ पे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बिहेव कर रहा है और कहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन बिहेव कर रहा है। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे who, whom, whose। in relative pronouns specifically we have that also। इंट्रोगेटिव में we also have what। कुछ इस तरीके के शब्द। इंट्रोगेटिव सिंपली जहाँ पे मैं इंट्रोगेशन कर रही हूँ, मैं किसी से क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, जैसे हु आर यू, व्हाट इज योर नेम। उस तरीके में जो शुरू में वो जो शब्द मैं यूज़ कर रही हूँ वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे वही सेम वर्ड सेम हु रिलेटिव प्रोनाउन बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल शी इज द गर्ल हु क्लियर द एग्जाम। इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ लिख रही हूँ, शी is the girl who cleared the exam। यहाँ पे ये हूँ मैं कोई क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछना है तो मैं ऐसे पूछ सकती हूँ हु इज शी। तो यहाँ पे ये हूँ एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है बिकॉज यहाँ पे ये क्वेश्चनिंग के लिए यूज हो रहा है, बट यहाँ पे इस हु से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, रादर ये एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है बिटवीन दिस क्लॉज एंड दिस क्लॉज। तो यहाँ पे ये बिहेव करेगा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में जो क्वेश्चन बनता है हु हुज में से कहाँ हु लगाएंगे, कहाँ हुम लगाएंगे और कहाँ हुज लगाएंगे। इसके लिए एक चीज़ बता दी हूँ मैं आपको, अगर ये जो चीज़ है इसको एंटीसीडेंट बोला जाता है, ये इन शब्दों से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है इसको एंटीसीडेंट बोला जाता है। अगर आगे जो वर्ब यूज हो रखी है हु के आफ्टरवर्ड्स, इन शब्दों के रिलेटिव प्रोनाउन के आफ्टरवर्ड्स जो वर्ब यूज हो रखी है, अगर ये उसके लिए सब्जेक्ट है तो आप हु का इस्तेमाल करेंगे। वेयर एज अगर आगे वाली वर्ब आपके एंटीसीडेंट के लिए नहीं है तो वहाँ पे आप हुम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल उसका भी देख लेते हैं। He is the man whom we respect a lot। तो यहाँ पे आप वो चीज़ देखिए, ये आपका एंटीसीडेंट है आपके रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, और वर्ब जो आगे यूज हो रखी है वो ये है। आई होप आप इजीली नाउन प्रोनाउन और वर्ब को तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ये यहाँ पे आपका प्रोनाउन है, ये यहाँ पे मैन आपका नाउन है, रिस्पेक्ट यहाँ पे आपका वर्ब है। तो ये जो वर्ब आ रखी है क्या ये आपके एंटीसीडेंट के लिए है? नहीं, ये वर्ब आ रखी है वी के लिए, ये दिस वर्ब दिस विद दिस सब्जेक्ट। सो आपकी एंटीसीडेंट के लिए जब आगे कोई वर्ब नहीं है तो यहाँ पे आप हुम चूज करेंगे। जब मेरे एंटीसीडेंट के लिए आगे एक वर्ब थी तब मैंने हु
किया था। और whose तो आप जानते होंगे किसी का पोजीशन बताने के लिए हम whose रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं से पूछती हूँ शी इज़ द गर्ल whose पर्स वॉज लॉस्ट, तो यहाँ पे मैं उस whose से पोजीशन बता रही हूँ कि जिसका पर्स जो है खो गया था, उससे मेरे को लड़की के पोजीशन का पता चल रहा है कि वो पर्स किसका है, लड़की का है। आई होप दिस इज क्लियर कि कहाँ पे हम whom और whose का इस्तेमाल करेंगे। दैट का इस्तेमाल भी किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। दैट का इस्तेमाल आप कोई नॉन ह्यूमन थिंग के साथ दैट का इस्तेमाल जनरली करते हैं। कोई भी नॉन ह्यूमन थिंग है उसके साथ आप दैट लगाते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को यही वाइंड अप करती हूँ, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब मैं आपसे कुछ एक ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगी जहाँ से क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जाम्पल पहला केस प्रोनाउन के ही टॉपिक में से कुछ एक ऐसे केसेस मैं आपसे डिस्कस करूँगी जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन उठाते हैं, first example, second is okay, और थर्ड एग्जाम्पल उठा लेते हैं, मे बी दिस वन। चलिए ये तीन केसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं जहाँ पे मैंने एक से ज़्यादा प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है, दैट इज सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोनाउन। जब आपके सेंटेंस में, आपके क्वेश्चन में एक से ज़्यादा प्रोनाउन होगा, आप उसको ऐसे ही रैंडमली किसी भी ऑर्डर में नहीं लगा सकते हैं। एज पर बेसिक रूल ऑफ इंग्लिश आपको उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा। और वो सीक्वेंस क्या है याद रखिएगा। अगर आप किसी पॉजिटिव सिचुएशन की बात कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आप ऑर्डर फॉलो करेंगे दैट वुड बी 2, 3, 1। अगर आप किसी पॉजिटिव केस की बात कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव आइडिया डिस्कस कर रहे हैं। वेयरएज अगर आप किसी नेगेटिव आइडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ऑर्डर फॉलो करोगे 1, 2, 3। और सेम ऑर्डर रहेगा अगर आपके जितने भी प्रोनाउन हैं वो सारे प्लूरल हैं, तब भी आप सेम ऑर्डर फॉलो करोगे, दैट इज 1, 2, 3। अब ये 1, 2, 3 है क्या? ओके, दिस इज सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ फर्स्ट पर्सन में उसको बोलूँगी या तो मैं, या जिस चीज़ में मैं इंक्लूडेड हूँ। सेकेंड पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन मैंने बोला आई, सेकेंड पर्सन कुड बी यू, एंड थर्ड पर्सन यानी कि कोई तीसरा पर्सन दैट इज दे। या फिर आई की जगह पे मैंने बोला जिस कैटेगरी में मैं इंक्लूडेड हूँ, वी वुड बी द फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन एंड दे इज द थर्ड पर्सन। आई होप अगर आपको 2, 3, 1 मैंने क्या लिखा है ये क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन स्टेटमेंट्स में, इन क्वेश्चंस में वो चीज़ फॉलो हो रही है या नहीं। जैसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव आइडिया डिस्कस हो रहा है। ओके, ये वाला उठा लेते हैं, वी, यू एंड आई हैव हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे पॉजिटिव आइडिया डिस्कस किया जा रहा है कि हमने भाई गरीब लोगों की मदद की। तो यहाँ पे मेरे को ऑर्डर फॉलो करना है 2, 3, 1, दैट इज द सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या है मेरा यहाँ पे, दिस इज माई सेकेंड पर्सन। देन थर्ड पर्सन इज ओके, यहाँ पे मैंने सारा ही हो गया है, यहाँ पे उठा लेते हैं दे। चलिए, थर्ड पर्सन है हमारा यहाँ पे दे, और फर्स्ट पर्सन है हमारा वी। तो इसको मैं किस ऑर्डर में लगाऊंगी, दैट इज 2, 3, 1 मीन्स यू, दे एंड वी हैव हेल्प्ड द पुअर। आई होप दिस इज क्लियर। वेराज अगर आप ऊपर वाली चीज़ें देखें, ये वाला सेंटेंस अगर हम देखें, We, they and you have left for the party, तो यहाँ पे जो चीज़ है कि तीनों ही प्रोनाउन मेरे प्लूरल हैं। मैं कौन सा ऑर्डर फॉलो करूँगी, 1, 2, 3। 1 मीन्स ये वाला, 2 मीन्स दिस इज माई सेकेंड पर्सन, दिस इज माई थर्ड पर्सन। जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा मुझे इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा, दैट इज वी, यू एंड दे हैव लेफ्ट फॉर द पार्टी।
ये सेंटेंस देख लेते हैं, आई दे एंड यू हैव मेड अ ब्लंडर। अब पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, कभी भी बिग ब्लंडर नहीं करना, वो एक एरर होता है। ब्लंडर इन इटसेल्फ इज बिग मिस्टेक। ओके, बिग ब्लंडर जैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे भी मुझे देखिए एक चीज़ याद आ गई कि कभी भी द पुअर्स नहीं होता है, ये द पुअर पीपल नहीं। जब आप द पुअर लिख रहे हैं तो उसमें वो सारे गरीब लोगों की ही बात की जा रही है, द पुअर, द रिच, इन दैट वे। ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, आई दे एंड यू हैव मेड अ ब्लंडर। अब यहाँ पे एक नेगेटिव आइडिया डिस्कस हो रहा है कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। नेगेटिव आइडिया जब होगा तो आप रूल जो फॉलो करेंगे, पैटर्न सीक्वेंस जो फॉलो करेंगे, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आई, सेकंड पर्सन यू एंड दे यहाँ पे आएगा, आई यू एंड दे हैव मेड अ ब्लंडर। आई होप दिस इज क्लियर। एक और चीज़ जो मैं यहाँ डालना चाहती हूँ, अगर आप फॉलो करेंगे, मैंने हर जगह हैव या इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी है। अब मुझे कैसे पता चला ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ बीच में। मान लीजिए ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनमें वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म जनरली सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल मे बी किल, या प्ले, प्ले, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। या मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन दिया था कि हैव के साथ मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, वेल बेसिकली वो रूल ये है, मैंने वो वाला रूल भी बता देती हूँ बच्चे, कि हैज़, हैव, हैड, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई ना कोई मेन वर्ब तो आएगी ही, तो इनके साथ जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ध्यान रखिएगा, इसके भी एरर पूछे जाते हैं डायरेक्ट, कि मान लीजिए हैव के साथ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, दैट वुड बी एन एरर। मुझे इनके साथ हमेशा जो हेल्प मेन वर्ब उठानी है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इंग्लिश ऑफ लैंग्वेज है, बहुत सारे रूल्स हैं, तो बीच में जहाँ मुझे याद आएगा कि नहीं मुझे आपको ये रूल बताना है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी, ठीक है। जैसे ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई, इसी से एक सिमिलर एक और चीज़ होती है कि डू, डिड और डज, ये भी बेटा मेन वर्ब की तरह भी एक्ट करती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट करती है। ये जब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेगी, इसके साथ भी ऑब्वियसली मेन वर्ब आएगी, तो इसके साथ जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू चेक द मेल, आई नेवर से डिड यू चेक द मेल, दैट वुड बी एन एरर, ठीक है। या डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, तो वहाँ पे मैं उसको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ, और मेन वर्ब मेरी फर्स्ट फॉर्म है, डू को मैं वहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर रही हूँ। ओके, कमिंग बैक टू दिस थिंग, कि ऐसी वर्ड्स जिनमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो सेम होती है, उसमें हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है, कहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है? इसमें आपको दो एग्जाम्पल दे रही हूँ। She killed the man, और सेकेंड एग्जाम्पल उठा लेते हैं, a man was killed by her। अगर आप दोनों जगह देखें, यहाँ भी मैंने killed का इस्तेमाल किया है, यहाँ भी मैंने killed का इस्तेमाल किया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस फॉर्म ऑफ वर्ब का है, एक जगह वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, दूसरी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब मुझे कैसे पता चल रहा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? बिकॉज दिखने में तो दोनों हूबहू सेम है, तो पता मुझे यहाँ से चल रहा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म के पीछे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, वेयर एज जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसके पीछे आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा। बेटा इंग्लिश में वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमेशा अकेली आती है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा। ये चीज़ें मैंने आपको टेंसेस वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई है, इसी चैनल में आपको टेंसेस वाला वीडियो भी मिल जाएगा, प्लीज़ गो थ्रू दैट ऑल्सो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। चलिए, आई होप अब आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है। तो यहाँ पे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है एंड दिस इज आवर वर्ब्स थर्ड फॉर्म। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट जो प्रोनाउन वाला था। ओके, कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। बड़े कॉमनली हम बोलते हैं लेट मी टेल यू, लेट मी डू दैट फॉर यू, और मे बी देर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन, तो उसके बाद क्या मैं शी एंड आई यूज़ करूँगी या हर एंड मी यूज़ करूँगी? तो याद रखिएगा ये जो कुछ शब्द है लेट, बिटवीन, एक्सेप्ट, इन सब के बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे लेट मी टेल यू, देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड
एंड मी, या देयर इज नो वन इन द पार्टी एक्सेप्ट मी। तो इन सब के बाद मैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करी हूँ, मी, हर एंड ऑल। वेयरएज कुछ एक जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को इस्तेमाल नहीं करना होता है, बट वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं। वेरी कॉमन एरर ऑफ स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो। जैसे हम लोग बोलते हैं इट इज मी हु हेल्प्ड यू, बट ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। यहाँ पे आप कभी भी मी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप हमेशा आई का यूज़ करते हैं। जब बी फॉर्म के बाद आप हमेशा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव प्रोनाउन उठाते हैं बेटा, कभी भी उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आता। बट हम लोग ये गलत होते हैं, इट्स मी हु हेल्प्ड यू, इट्स मी हु हैव डन दैट, बट दैट्स इनकरेक्ट। ओके, आई होप अब आप यहाँ पे कभी भी इनकरेक्ट प्रोनाउन नहीं उठाएंगे। इसी एक और एरर होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस सेंटेंस में ही इज बेटर देन मी, हम लोग हमेशा ऐसे बोलते हैं, ही इज बेटर देन मी, दो बोला नहीं चाहिए, आई एम बेटर देन हिम मे बी। ओके, ही इज बेटर देन मी, जस्ट एन एग्जाम्पल। और शी इज स्मार्टर देन मी, आई एम स्मार्टर देन हर, हम लोग जनरली ऐसे बोलते हैं। ऐसे भी बोल सकती हूँ उसको, I am smarter than her, बट हम ये सेंटेंसेस जनरली गलत बोलते हैं। गलत क्या है इसमें, यहाँ पे अगर आपने ये वाला चीज़ जो है दोनों केसेस में, अगर आपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन उठाया है तो हमेशा दो सेम चीज़ों का कंपैरिजन होता है। यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन उठाया है, मेक श्योर आप यहाँ भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही उठाएंगे। अगर यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उठा रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, राइट, तभी आपने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। वी हैव पॉजिटिव डिग्री, वी हैव कंपैरेटिव डिग्री एंड वी हैव सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री से आप किन्हीं दो चीज़ों में, किन्हीं दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन सेम चीज़ में करेंगे। अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन उठाया है, मेक श्योर आप यहाँ भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन उठाएं। तो करेक्ट फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे आप चेंज करेंगे, ही इज बेटर देन मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, इनकरेक्ट है, ये करेक्ट होगा। सिमिलरली यहाँ देखिए, आई एम बेटर देन हर नहीं, आई एम बेटर देन शी। इज दैट क्लियर? सो ये कुछ एक चीज़ें जो मुझे प्रोनाउन वाले टॉपिक से आपको डिस्कस करने के लिए रह गई थी। बाकी टॉपिक बहुत वास्ट हैं, बट इस सीरीज़ में हम आपको थोड़ा सा वो चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।